बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान एम.एस. सत्तर कुरैशी और अपने प्रोग्राम आपके सामने में हाज़िर खिदमत हूँ। आप जैसे जानते हैं कि हमारा प्रोग्राम, हम जो बड़ी बड़ी ख़बरें होती हैं उनके पीछे छुपे सच जो है उनको निकाल के लाने की आपके सामने कोशिश करते हैं। तो आज हमारा प्रोग्राम जो है वो थोड़ा सा मिक्सअप है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी बड़ी, क्योंकि सियासी हालात जो मुल्क के चल रहे हैं वो तो आपको पता है अपनी जगह पर है, लेकिन सियासी हालात के साथ साथ जो माशी हालात मुल्क के अंदर तबाही की तरफ रोज़ बरोज़ गहरे होते चले जा रहे हैं, उसके ऊपर भी हमारी बड़ी गहरी निगाह है। और हम ये कोशिश करते हैं कि हम ये बताएं सबसे पहले कि क्यों कर ये सारे हालात पैदा हो रहे हैं। नाज़रीन, एक तरफ तो पाकिस्तान जो है वो अपनी जंग लड़ रहा है अंदरूने, यानी अपने ही तौर पर अंदरूनी जंग लड़ रहा है। यानी अंदरूनी जंग से मुराद ये है कि अपोजिशन और हुकूमत और हुकूमत को चलाने वाले जो लोग हैं वो ख़ुद ऐसे हालात में घिरे हुए हैं कि उन्हें अभी तक ये समझ नहीं आई है 3 साल गुजरने के बाद कि हमारा लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा। दूसरी तरफ मैं आज ख़ास तौर से जिस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ वो हमारे मुल्क के वतन पाकिस्तान के सूबा सिंध और उस सूबा सिंध में बसने वाले 2 कौमी, जिसमें एक उर्दू बोलने वाली कौम, जिसमें उर्दू बोलने वाली कहता हूँ लोग उसको उर्फ़ आम में महाजिर कहते हैं, और लफ्ज़ ये इस्तेमाल करते हैं जो सिंध के बासी हैं, जो मौजूदा दौर के अंदर जो कुछ भी सूरत हाल सामने आई है। वैसे तो माजी को अगर उठा के देखें तो ये जितना भी तबका था जो माइग्रेट करके पाकिस्तान आया था, जिसके आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान बनाने में अहम किरदार अदा किया था, अपनी जायदादें, अपने महलात, अपनी नवाबियाँ छोड़कर यहाँ आए थे, इनको एक गैर शऊर रखने वाला तबका, हमारे जो सिंध के बासी हैं उसमें बड़े शऊर याफ्ता लोग भी हैं, उबैदुल्ला सिंधी और अपने जिनको मैंने पढ़ा भी है और जिनको मैंने समझा भी है, उसमें पीर इलाही बख्श साहब जो सिंध के जनाब एक मशहूर हस्ती हैं वो, और दूसरे बड़े खानवादे जो हैं वो बड़े शऊर वाले लोग थे। उन्होंने जब हिजरत हुई तो इन लोगों को सबको वेलकम किया। लेकिन इसके साथ साथ एक जिसे कहते हैं ना कौमी जज्बा अब हुब्बुल वतनी अपने अंदर रखने वाला वो तबका तो पाकिस्तान में बसने वाले तमाम ज़बानें बोलने वाले और तमाम कल्चर रखने वालों को जो है वो वेलकम करता है और एक्सेप्ट करता है। लेकिन कुछ लोग जो कौमियत परस्त हैं, देखिए यहाँ पर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। एक तबका वो है जो कौमियत परस्त है, जो कौम परस्त है, एक तबका वो है जो वतन परस्त है। तो मैं उर्दू बोलने वालों को वतन परस्त कहता हूँ। उर्दू बोलने वाले वतन परस्त किस तरह से हैं वो मैं आपको बाद में साबित करूँगा। इसके साथ साथ हम चलते हैं, एक बड़ा अहम इशू चल रहा है आजकल, हरीम शाह जो है उस पर हम बाद में बात करेंगे आखिर में, और जरदारी साहब के मामलात के ऊपर क्या सिलसिला है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ आज के प्रोग्राम के अंदर, आपको कुछ चीज़ें ऐसे हक़ाइक़ आपके सामने ला के रखना चाहता हूँ कि हमारा जो बाशऊर तबका है, आज का जो नौजवान है, आज का जो कल्चर है, जो कल का हमारा मुस्तकबिल होगा, उसके अंदर ये नफ़रतें जो बोई जा रही हैं, जो कौम परस्त लोग हैं वो ये नफ़रतें पैदा करते हैं अपनी हुकूमतों को परवान चढ़ाने, अपने आप को लीडरशिप को परवान चढ़ाने और अपने मज़मूम मकासद को पूरा करने के लिए। जिस तरह से आजकल एक रुझान चला हुआ है हमारे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाइजेशन के ख़िलाफ़ बात करो। जो भी कोई मजहबी रहनुमा है, मजहबी लीडर है, जिसने दाढ़ी रखी हुई है, जो मौलवी, अगर उससे कोई गलती सरजद हो जाए, इंसान तो वो भी है ना, अगर उससे कोई गलती सरजद हो जाए तो उसको इतना हाईलाइट करो जनाब कि बिल्कुल उसको इंतहा तक पहुँचा दो। अगर वही गलती दूसरे लोग करें तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। दुनिया भर के अंदर कल टीवी पर एक साहब बैठे हुए वो पेश कर रहे थे जनाब अली कि अमेरिका न्यूयॉर्क के अंदर इतनी डकैतियाँ हुई हैं, वहाँ इतने कत्ल हुए हैं, वहाँ इतने रेप हुए हैं, वहाँ इतना फलाना ये हुआ है, वहाँ इतना ये हुआ है। वो मिसाल दे रहे थे, हमारे पाकिस्तान में कुछ भी नहीं हो रहा।
नहीं, आप सुधार नहीं सकते और मिसालें देते हैं वहाँ की, वहाँ फैसिलिटी कितनी दे रहे हैं आवाम को। आप ये बताइए, हमारे मुल्क वतन पाकिस्तान के अंदर, पूरे थ्रू आउट पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, कि अभी एक केस जो मैंने सुना अदालत में आया कि 100 रुपीज़ के लिए एक शख्स ने दूसरे शख्स की जान ले ली। क्या यूरोप, अमेरिका और जिनकी मिसालें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब देते हैं, वहाँ ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, कतई ऐसा नहीं होता। लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा होता है। वहाँ पर अगर जनाब अली गलती करता है, सूडान के अंदर अभी जो है ना उसके खिलाफ, वज़ीर आज़म के खिलाफ जो करारदाद पेश की गई, उसने इस्तीफ़ा दे दिया। इसी तरह अभी बरतानिया के अंदर वज़ीर साहब ने इस्तीफ़ा, और भी दूसरी जगहों पर भी सिलसिले चलते रहते हैं। हमारे यहाँ कोई नहीं देता। हम सिर्फ एक बात करते हैं मुल्क के वतन पाकिस्तान को किस तरफ ले जाने की, कि हम इस्लाम की तरफ लेके जाएंगे। हम मदीने की रियासत का तस्वुर पेश करेंगे। हम मदीने की रियासत में क्या कुछ होता है इसका हमें कुछ भी नहीं पता। वहाँ का वाली कैसा था मदीने की रियासत का, उनका ख़ानदान कैसा था, उसके क्या मामलात थे, वो उस तरफ हमें कुछ नहीं पता। बातें सिर्फ कर सकते हैं हम। तो हम भी बातें कर रहे हैं आपसे, तो मैं बताना चाह रहा हूँ, सबसे पहले मैं आज जो पॉइंट क्लियर करने के लिए यहाँ बैठा हूँ, वो उन लोगों का पॉइंट क्लियर करने के लिए बैठा हूँ कि जो लोग ख़ास तौर से सिंध के बासी हैं और वो ये कहते हैं कि जी ये भिखारी, ये मक्कड़, ये जनाब अली यहाँ आ गए पनागुज़ीर, और बहुत सारे बुरे बुरे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ये रोशनी डालना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि ये भिखारी, ये मक्कड़, ये पनागुज़ीर, इन्होंने पाकिस्तान बनाने में क्या किरदार अदा किया, और आज जो आप दुनिया भर के अंदर इज्जत से जाते हो, जो अपना नाम कमा रहे हो, जो आपको शऊर मिला, जो आपको शऊर डेवलप हुआ, मैं ख़ास तौर से अपनी नौजवान नस्ल को बताना चाहता हूँ कि क़दामत पसंद लोग, जो कौमियत पसंद लोग हैं, उनकी आलाकार ना बने, जो हकीकत हाल है उसको जाने, उसको समझें। पाकिस्तान बनाने में जो किरदार, चाहे वो सिंध के बासी हों, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे फ्रंटियर के हों, पाकिस्तान में जो लोग माइग्रेट कर कर आए, देखिए उन्होंने अपनी जायदादें, हज़ारों एकड़ की जायदादें छोड़ी लोगों ने, बड़े बड़े अपने महल छोड़े, बड़े बड़े कारोबार छोड़े। 22 ख़ानदान भुट्टो के ज़माने में मशहूर थे, वो सब के सब कराची में थे, वो सब माइग्रेटर्स थे, वो सब यहाँ आए थे। सही है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए कहाँ काम दिया। हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो सबसे ज़्यादा उंगली उठाती है उर्दू बोलने वालों पर, सबसे ज़्यादा तासुब का रखती है उर्दू बोलने वाले से, उसको भी मुतनब्बा करना चाहता हूँ कि बिला तासुब हम पाकिस्तानी हैं। 70 साल गुजर चुके हैं, आज भी आप के अंदर कुछ लोग ऐसे ज़िंदा हैं जिन्होंने ना उस वक़्त पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया था, ना अभी एक्सेप्ट करते हैं। वही कौमियतों को आपस में लड़ाने की बात करते हैं। सबसे पहले ये खेल किसने खेला? सदर अयूब ख़ान ने खेला। उसके बाद ज़ियाउल हक़ ने जनाब अली ये खेल खेला। अच्छा, भुट्टो के दौर के अंदर भी थोड़ा सा ये खेल चला था, लेकिन वो इतना नहीं चला। असल में शऊर याफ्ता तबका बहुत कम है इंटीरियर सिंध के अंदर। आज कुछ लोग पढ़ लिख गए हैं, लेकिन जो कौम परस्त लोग हैं वो अभी भी उर्दू बोलने वालों को जो है एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। वो ये समझते हैं कि उनके हुकूक उन्होंने गज़ब किए हैं। तो आइए आप जानिए कि उनको हुकूक दिए हैं या उनके हुकूक गज़ब किए हैं। पाकिस्तान बनने के बाद कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह इंतहाई परेशानी के आलम में थे। क्यों कि वजारत ख़जाना ने उनको जनाब अली लेटर भेजा था कि 3 महीने हो गए गवर्नमेंट मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा नहीं की गई हैं। पाकिस्तान बन तो गया है, चले पाकिस्तान बनाने में आप लोगों का सबका किरदार था, हम मान लेते हैं। वो उर्दू बोलने वालों का कोई किरदार नहीं था, सही है, सारे पाकिस्तानियों का था। लेकिन पाकिस्तान को चलाने के लिए जब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को वजारत ख़जाना ने ये भेजा कि हमारे पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, किसको? इस्टेब्लिशमेंट, सुन लो कान खोल के, जो सरकारी मुलाजमीन हमारे इदारे जो थे उनको देने के लिए तनख्वाहें नहीं थी। 3 महीने गुजर गए थे। तो पाकिस्तान ने जनाब अली कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपने 3 रफ़क़ाए कार को, जो तहरीक पाकिस्तान में भी उनके साथ शामिल थे और उस वक़्त यहाँ मौजूद थे, उन 3 रफ़क़ाए कार को नाश्ते की टेबल पर बुलाया
और उनको कहा कि जनाब पाकिस्तान बन तो गया है, इसको पाकिस्तान बनाने में जो आपने मेरा साथ दिया, अब इसको चलाने में भी साथ देना होगा। वो समझदार लोग थे सारे के सारे, उन्हें पता था, हालात उनके सामने थे, वाक़यात उनके सामने थे। मैं नाम लूँगा तो आप कहेंगे कि हाँ वाकई इन लोगों ने पाकिस्तान, वो 3 महाजिर थे, जिनको आप महाजिर कहते हो ना, जिनको आप मक्कड़ बोलते हो ना, जिनको आप ये कहते हो कि जनाब अली ये भूखे नंगे वहाँ से आए थे। इन 3 भूखे नंगे जिम्मेदार अफराद ने पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट कह लें उसको, आप पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमिन कह लें, उनको अपनी जेब ख़ास से तनख्वाहें देने के लिए कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के सामने अपनी चेक बुकें रख दी, अपने असासे रख दिए कि लीजिए जितनी ज़रूरत है। तो उस वक़्त जो कुछ हिसाब किताब बनता था, जितनी तनख्वाहों की ज़रूरत थी, वो तनख्वाहें ली गई। और ये 3 मक्कड़, इन 3 मक्कड़ों के नाम सुन लीजिए। इसमें सबसे अहम नाम था जो हबीब बैंक के मालिक हैं जनाब मोहम्मद अली हबीब साहब। इसके बाद दूसरा बड़ा नाम था हाजी आदम, जो आदम जी ग्रुप के मालिक थे, बड़े बिजनेसमैन। इसके साथ साथ तीसरा नाम था हाजी अब्दुल रज़्ज़ाक, जो आर्क लिमिटेड के मालिक थे। इन 3 अफराद ने अपनी जेब ख़ास से अपनी कमाई के पैसे देकर पाकिस्तान के मुलाजमीन की तनख्वाह अदा की थी, पूरे पाकिस्तान की। आज इस्टेब्लिशमेंट बड़ी बातें करती है, आज हमारे ये लोग भाई जो जिनको तारीख़ के हक़ाइक़ नहीं पता, वो ये कहते हैं ये महाजिर भूखे नंगे मक्कड़। ये महाजिर नहीं है, ये वतन परस्त हैं, इनका नाम वतन परस्त है। इन्होंने वतन बनाने के लिए अपनी जानों की, अपनी जायदादों की कुर्बानियाँ दी थी। मैं इनको वतन परस्त कहता हूँ। फिर वतन को बचाने के लिए इन्होंने अपना किरदार अदा कर दिया। फिर आप बात करते हैं कि जनाब अली के और भी बहुत सारे नाम हैं। मैं आपके सामने नाम बताऊँगा जो तारीख़ के अंदर नाम जो है ना महफूज है। एम आलम, जिसने 1965 की जंग के अंदर क्या किरदार अदा किया था, वो कौन था? वो उर्दू बोलने वाला था। और जनाब अली और आप आगे चलिए, जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख रकम करने में अहम किरदार अदा किया, पाकिस्तान को बनाने में अहम किरदार अदा किया, पाकिस्तान को मुस्तक़बिल और मुस्तहकम और मजबूत करने के लिए, पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन देने के लिए, आप भूल गए 73 का आइन किन लोगों की काविशों से बना था? हाफिजुल कारी हज़रत अल्लामा मौलाना शाह अहमद दुरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह और उनके रफ़ाक़ार। आप भूल गए प्रोफेसर मर्द सैयद शाह फरीद उल हक साहब को, जामा मिलिया आज भी उनके नाम से मलीर के अंदर मौजूद है। आप भूल गए प्रोफेसर गफूर साहब को, हैं? ये ऐसे नाम थे। इसके साथ साथ आप हकीम सईद साहब को भूल गए, आप जनाब अली आप भूल गए जो वहाँ से लोग आए थे, जॉन मिलिया को भूल गए, आप रईस अहमद अमरोही को भूल गए, आप जोश मिलिया आबादी को भूल गए, आप कुदरतुल्लाह शाहब को भूल गए, जिन लोगों ने पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान को तरक्की की तरफ गामजम करने के लिए अहम किरदार अदा किया। आप मुमताज़ मुफ्ती को भूल गए, आप अशफाक अहमद और बानो कुदसिया को भूल गए, जो पाकिस्तान की तारीख के अंदर बेहतरीन मुसन्निफ़ी और बेहतरीन किरदार अदा किया। आप जनाब अली आप ऐसे ऐसे लोगों को भूल गए, शहजादी आबदा सुल्ताना को भूल गए, आप जो प्रिंसेस थी भोपाल की, आप मारूफ ख़ानदान सेगल ख़ानदान को भूल गए, आप जनाब अली और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको आप भूल चुके हैं। आप जनाब अली नवाब आप जूनागढ़ को भी भूल गए, जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख़ और पाकिस्तान के लिए अपनी नवाबी छोड़ के, जूनागढ़ छोड़ के यहाँ क़याम पजीर हुए। आप ये सारे लोगों को भूल गए। आप सिर्फ बात करते हैं जी महाजिर जो हैं वो उर्दू बोलने वाले महाजिर, ये मक्कड़, ये भूखे नंगे थे, हैं, ये हमारे हुकूक पर गाजिब हैं। अरे आप बताइए इन 22 ख़ानदानों ने पाकिस्तान की मईशत को डेवलप करने में क्या किरदार अदा किया? आइए मैं मज़ीद आपको बताता हूँ। आज तक जो भुट्टू ज़िंदा है, भुट्टू ज़िंदा है, किसके बलबूते पर ज़िंदा है? मैं आपको नाम दूंगा, आप यकीन नहीं करेंगे। स्टील मिल ऑफ पाकिस्तान जो है वो पर्सनल कैपेसिटी में है। मैं जिनकी एक स्टील मिल थी, मैं उनके साथ मैंने उनको काम किया है। पर्सनल कैपेसिटी में एक ख़ानदान ने, जिसको बाद में ज़ियाउल हक ने तहस नहस कर दिया, हाइसेंस ग्रुप ऑफ कंपनीज, हाइसेंस बल्ब फैक्ट्री, हाइसेंस शुगर्स मिल्स, के.एम. रफ़ी मुनीर साहब, ये उनकी पर्सनल कैपेसिटी में जनाब अली ये मिल यहाँ लगाई गई थी। भुट्टू उनका पर्सनल दोस्त था। भुट्टू को गड़ी खुदा बख्श उठा के लाने वाले वो शख्स थे। उसने कहा जी हमने नेशनलाइज कर लिया चीज़ों को, स्टील मिल अब पाकिस्तान स्टील मिल के नाम से होगा, हैं? ये हाइसेंस स्टील मिल था। उन्होंने ये दे दिया
उसके बाद पलट के पूछा नहीं। हयात एजेंसी जो KPD के ऊपर अभी तक मौजूद है, ज़ियाउल हक ने उसको बंद करके उनके साथ जुल्म किया, क्योंकि वो भुट्टो को बनाने वाले थे, वो भुट्टो को चाहने वाले थे, उन्होंने भुट्टो को भुट्टो बनाया था। मैं चश्मदीद गवाह हूँ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब पहली मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनी थी, उन रफ़ी मुनीर साहब के घर जाकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पर्सनल कैपेसिटी में उनके घर जाती है, उनसे मिलती है, उनके लिए अपने हाथ से खाना बना के उनको पेश करती है। ये वो ख़ानदान थे, और इन ख़ानदानों को जिन्होंने पनाह दी, मैं उनका भी जिक्र करूँगा। जब महाजिर शिफ्ट हुए पाकिस्तान के अंदर, पीर इलाही बख्श साहब, उन्होंने वेलकम किया, उन्होंने PIB कॉलोनी आबाद करी, और उस PIB कॉलोनी में आबाद करने में उन्होंने बड़ी सखावत से काम लिया, लोगों को प्लाट दिए अपनी सरजमीन के ऊपर, अपनी जगह पर, और उन्होंने कहा कि जी आपने हमें अब शनाख्त दी है, अब तक तो हम अंधेरों में खोए हुए थे, हमें पता ही नहीं था कि जनाब अली दुनिया क्या है। आप जब पाकिस्तान बनाए तो हम एक मुल्क की सूरत में सामने आए, वरना हम तो गाँव गोठों में रहने वाले लोग थे। ये उनको सलाम पेश करते हैं हम भी। उबैदुल्ला सिंधी साहब, जिनकी सिंध के अंदर बड़ा नाम है, उन्होंने जनाब अली उर्दू बोलने वालों को वेलकम किया और तालीम और कुरान और दूसरी चीज़ों से नवाजा, और बड़े बड़े बेहतरीन लोग थे जिन्होंने जनाब अली काम किया। मैं चंद लोगों के नाम आपके सामने लिए हैं। ये वो लोग हैं, ये वो हस्तियाँ हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अहम किरदार अदा किया। हकीम सईद साहब को आप भूल जाते हैं, भूल जाइए, हम नहीं भूलेंगे। उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक नाम रकम किया, और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो इस वक्त मेरे सामने नहीं है। मैं सिर्फ आपकी आने वाली नई नस्ल को आज ये बताना चाहता हूँ कि जनाब, हम उर्दू बोलने वाले वतन परस्त हैं, बाकी सब कौम परस्त हैं। जो कौमियत की बात करते हैं, चाहे वो पंजाबी कौम हो, चाहे वो सिंधी कौम हो, चाहे वो पठान कौम हो, चाहे वो सराइकी कौम हो, वो कौमियत की बात करते हैं, हम वतन की बात करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट को बताना चाहते हैं, हम वतन परस्त हैं। हमारे आबा अजदाद ने हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं, हमेशा जनाब अली पाकिस्तान के लिए बड़ी बड़ी अहम चीज़ें रकम की हैं। आप क्या, मैं कितनों के नाम लूँ हैं? कमोडोर अख्तर साहब, भूल गए आप? नेवी के जो पहले कमोडोर थे, इस वक्त नाम पूरा मेरे जहन में नहीं आ रहा है, अख्तर साहब नाम था उनका। वो कौन थे? उर्दू बोलने वाले थे, पाकिस्तान नेवी को जिला बख्शने वाले। वो कौन थे? आप MM आलम का भी मैंने जिक्र किया, और भी हमारे अस्करी क़यादत के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिस वक्त पाकिस्तान की फ़ोर्स बनी है अहम किरदार अदा करने वाले वही लोग थे। ये वो लोग थे जो बबूल के कांटों से गवर्नमेंट की फ़ाइलों को पिनअप किया करते थे और तनख्वाहें नहीं लेते थे, खामोशी से काम किया करते थे। आज पाकिस्तान इस मुकाम पर पहुंचा है। ये उर्दू बोलने वाले वतन परस्तों की कुर्बानी का सिला है। इनको गाली मत दे। इनको गाली देने का मतलब, आप पाकिस्तान को गाली दे रहे हैं। पाकिस्तान को गाली देने का मतलब ये पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और आप अपनी कौम के लिए इबरत का निशान बनेंगे जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान की मुखालफत की है। अब मैं बात करता हूँ, ये लंबा हो गया थोड़ा सा, अब मैं बात करता हूँ आज की एक हॉट खबर जो है वो रहीम शाह जो एक टिकटॉक ब्लॉगर है और बहुत सारी चीज़ों पर बहुत सारे वज़रा और सुफरा से उसके नाजायज़ ताल्लुक़ात हैं। उस नाजायज़ ताल्लुक़ात रखने वाली खातून को, जो मशहूर है नाजायज़ ताल्लुक़ात रखने में, मुफ्ती कवी साहब की भी एक बिल्कुल ओपन वीडियो जो वायरल हो रही है, वो भी बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगी। बिल्कुल नंगे पड़े हुए मुफ्ती, अल्लाह ताला माफ़ करे मेरे मुँह से मुफ्ती निकलता है, कवी साहब जनाब अली जो मुफ्ती कवी के नाम से मशहूर है। वो फरमाते हैं, हमने इमरान नियाज़ी साहब को मशवरा दिया था कि आप मदीने की रियासत का तस्वुर दो, तो ये मदीने की रियासत का तस्वुर दे रहे। अब उस वायरल होने वाली कि शादी कर ली है उसने, किससे कर ली है शादी? मज़े की बात सुनिए, जरदारी साहब से शादी कर ली है। ये सोशल मीडिया में खबर वायरल हो रही है। ये लोग इंतहाई पस्ती में गिर चुके हैं, यानी बेहयाई बेशर्मी की इंतहा कर दी है इस हुकूमत ने जब से चार्ज संभाला है। हमारे नियाज़ी साहब ने इंतहाई पस्ती में हमारी कौम को लेके गए, क्योंकि इन्होंने शुरू ही सिलसिला किया था नाच गाने और कॉन्सर्ट से जब धरना दिया था, तो ये कौम को पस्ती की तरफ लेके जा रहे हैं। आज का प्रोग्राम थोड़ा तवील हो गया है, मेरा अंदाज़ भी थोड़ा तब्दील हो गया था, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। हम पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं, पाकिस्तान को फलता फूलता और बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। हम आने वाली नस्लों को ये बताना चाहते हैं कि आप मुसलमान हैं। सबसे पहले आप मुसलमान हैं, कलमा पढ़ते हैं, और जिसने कलमा पढ़ लिया वो मुसलमान हो गया, आपस में रिश्ते में क्या हो गया? भाई हो गया। हमारे नबी
आकाए दो आलम सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीयीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबे हज्जतुल वदा में, जिसे आखिरी खुतबा भी कहा जाता है, ये फरमाया कि आज से ना कोई अरबी है ना कोई अजमी है, आज से ना कोई गोरा है ना कोई काला है, अगर किसी को किसी पर फोकियत है तो तक़वे और परहेज़गारी की बुनियाद के ऊपर है। तो आइए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, क्योंकि हम उनके चाहने वाले हैं, उनके मानने वाले हैं, हम कलमा गो मुसलमान हैं, हमारे अंदर ईमान है, हम अज़बियत, लिसानियत, फ़िरक़ावारानियत और तासुब को ख़त्म करके एक हो जाएं और आपस में शीर व शिकर हो जाएं। जिस हम एक हो गए, शीर व शिकर हो गए, तो ये सारी नफ़रतें ख़त्म हो जाएंगी और हमारा मुल्क तरक्की की तरफ गामज़न हो जाएगा। तो हम हुकूमत के अच्छे इक़दाम की तारीफ़ करने से गुरेज नहीं करेंगे। एक ख़बर मेरे पास आई है, उसकी सदाकत अभी तक नहीं है, लेकिन ख़बर अच्छी है, इसलिए मैं फ़ौरन शेयर कर रहा हूँ कि सदर पाकिस्तान ने मदीने की रियासत का तसव्वुर देने के बाद पहली मरतबा कोई ऐसा इक़दाम किया है जो काबिल सताइश है। और वह इक़दाम ये है कि वालिदैन चाहे घर औलाद के नाम पर हो, वो औलाद वालिदैन को अपने घर से नहीं निकाल सकती, और उनकी वालिदैन की एक शिकायत पर औलाद के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर वाकई ये उन्होंने रेजोल्यूशन पास कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह तबारक व तआला उनको ऐसे अच्छे और काम करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे मुसल्लह इदारों के वफादार सिपाही, उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, उनको कहता हूँ जिंदाबाद।